वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा। हालांकि मेन बोर्ड पे कोई आईपीओ आ नहीं रहे हैं पितृपक्ष के चलते, लेकिन एसएमई क्षेत्र में जो हलचलें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और अपनी तरफ से जो प्राइमरी मार्केट को लेकर के जो रिसर्च हो सकती है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और आज प्राइमरी मार्केट पे नज़र बनाए रखने के लिए पैनी निगाह रखने वाले अरुण केजरीवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज का जो ज्ञान होगा प्राइमरी मार्केट का वो काफ़ी अद्भुत होगा। साथ ही साथ हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट। शौर्य, पहले तो जो एसएमई क्षेत्र में गतिविधियां हुई हैं, कुछ लिस्टिंग हुई है, जो आईपीओ खुले हुए हैं, उनके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, बताइए। आज एक कंपनी की लिस्टिंग हुई है, उसका नाम है प्लाडा इन्फोटेक सर्विसेज। वो 23% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है, एग्जैक्ट कहें तो 22.9% के प्रीमियम पर। एनएसई पर ये 59 रुपीज़ पर शेयर पर खुला था, और इसका इश्यू प्राइस है 48 रुपीज़ पर शेयर का। छोटा आईपीओ साइज है, कंपनी ने करीब 12.36 करोड़ रुपए जुटाए हैं, लेकिन आईपीओ ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ था, 57.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। और एक कंपनी है अरविंद कंपनी शिपिंग एजेंसी, ये कंपनी अभी आईपीओ के लिए खुली हुई है। ये 12 से 16 अक्टूबर तक खुली हुई है। इसका प्राइस बैंड है 45 रुपीज़ पर शेयर का, और आईपीओ से 14.74 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। और आज 13 अक्टूबर 12 बजे तक ही ये 25 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था, और इसे 45 रुपीज़ के ऊपर 18 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। ठीक, तो एक आईपीओ खुला हुआ है और एक आईपीओ जो है वो चल रहा है। इसको हटा दीजिए। एक आईपीओ जो है वो लिस्टिंग हुई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों पे ही, अगर आप छोटी छोटी टिप्पणियाँ कर सकें कि क्या करना चाहिए। जो आईपीओ खुला हुआ है, जैसे अरविंद कंपनी का आईपीओ है, छोटा आईपीओ है, वहाँ पे अभी 18 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी वहाँ पर? और हाल फिलहाल में एसएमईज को क्षेत्र को लेकर के जो सेबी की तरफ से थोड़ी सख्ती हो रही है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। विपुल जी, जहां तक जो आईपीओ खुला हुआ है उसकी बात करें तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे को प्रमोटर से बात करने का मौका मिला था। बड़ा इंटरेस्टिंग धंधा है। ये कंपनी बार्जिस का धंधा करती है, जो लो लाइन शिपिंग वेसल होता है, और ये कस्टमाइज्ड बार्ज का ज्यादा काम करती है। जामनगर स्थित कंपनी है, और ये कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके उनके लिए ये बार्ज जुटाती है। कंपनी के पास 5 बार्ज हैं, और 2 बार्ज खरीदने के लिए ये पैसा जुटा रही है। लेकिन जो आर्केडिया ग्रुप है, जो इस कंपनी की फ्लैगशिप नाम है, उसके पास में करीब 45 बार्ज है। तो मैंने प्रमोटर को पूछा था कि सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले इंडिविजुअल नाम में एसेट बनाना इजी होता था, क्योंकि टैक्सेशन रेट कम होता था। और अगर आप कॉरपोरेट में एसेट बनाते थे तो आपको 65-70% टैक्स देना पड़ता था। तो बोले ये सब जो बार्जिस इन्होंने धंधा किया, वो फादर, मदर, सिस्टर, वाइफ, सन, ऐसे सब पूरे फैमिली मेंबर्स के नाम में बार्जिस थे, और अब ये एक कंपनी लेकर आए हैं जिससे ये लिस्ट करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल लगा, और मुझे लगता है इसका प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। हालांकि कंपनी ने नहीं कहा ये मुझे, बट मेरा अनुमान है कि आगे पीछे जाकर अगले 5-7 साल में एक बड़ी कंपनी का रूप ये लेकर आएगी, जहां पे जो बाकी के ग्रुप में बार्जेस हैं वो भी इसमें शामिल कर दिए जाएं। जो कंपनी लिस्ट होगी उसमें नहीं, बट और कोई कंपनी में ये काम हो जाए। जो कंपनी लिस्ट हुई है आज, उसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपका तीसरा सवाल था उसका मैं टिप्पणी जरूर करूंगा कि आपको याद होगा कि जिस दिन अपन बात कर रहे थे एसएमई आईपीओ के ऊपर कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, अति हो गई है, उसी दिन शाम को एक्सचेंज ने, सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया कि एसएमई एक्सचेंज के कंपनियों पर भी एएसएम लागू किया जाएगा। बहुत जरूरी था, अच्छा हुआ, और उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जो ग्रे मार्केट लिस्टिंग है वो थोड़ी कम हो गई, जो प्रीमियम था उसमें गिरावट हुआ, और जो सब्सक्रिप्शन लेवल्स थे उसमें भी गिरावट आई। मेरे ख्याल से और भी रिफॉर्म्स आगे जाकर एसएमई पर अवश्य आएंगे, और अगले 2-3 महीने में कई बड़े चेंजेस एसएमई के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे।
जी सब, एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एसएमई क्षेत्र में आईपीओ खुलते हैं उनमें साइज बहुत बड़ा होता है मेन बोर्ड के मुकाबले, तो क्या आपको लगता है कि साइज थोड़ा छोटा हो तो उससे और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है? जो एसएमई में जो लॉट साइज बनाया गया था उसका स्टार्टिंग पॉइंट था 1 लाख रुपया। उस साइज को मुझे लगता है कि फिलहाल कोई चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही चलेगा। बट मेरा एक सेबी से सुझाव है कि जो मेन बोर्ड की तरह इसमें भी जो कई इन्होंने बकेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, क्यूआईबी, एंकर, ये सबको हटा देना चाहिए। 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ के इश्यू में 4-4 बकेट रखने की क्या दरकार है? एक एचएनआई, एक रिटेल, काम खत्म। बिल्कुल। तो हो सकता है ये आने वाले चेंजेस में ये जरूर हो जाए कि आपको छोटी साइज के इश्यू में इतने सारे बकेट रखने को क्या है, रखने की क्या दरकार है। और वैसे भी अगर आप देखें तो कोई क्यूआईबी लिस्टिंग के बाद में कंपनी में निवेशित नहीं रहता। सर, अरविंद के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा बात की। मैं जानना चाहूँगा क्या वहाँ पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और अगर वो पैसे लगाना चाहते हैं, क्या उसे आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए? विपुल जी, 25 टाइम तो शौर्य ने अपने को बता दिया कि वो इशू सब्सक्राइब हो चुकी है। आज दूसरा दिन है, एक दिन का समय और है, सोमवार को इशू बंद होगी। ये 25 का 50 होगा या 25 का 100 होगा, मुझे नहीं पता। कंपनी में दम लगता है, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते समय ऊपर वाले का नाम जरूर लीजिएगा, नहीं तो उसके आशीर्वाद के बिना आपको शेयर नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि ये प्लाजा वायर पर लेकर के लोगों के इतने सवाल आ गए सर कि अप्लाई करते हैं, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। अब इतना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है इशू, तो अब क्या ही किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ईश्वर का नाम लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इस कार्यक्रम में वाकई आईपीओ के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां पर कि अब कल हमने आपसे वादा किया था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से कौन से ऐसे आईपीओ हैं जहां पे काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले 1-2 महीने के अंदर देखने को मिले हैं, कौन सबसे ख़राब हैं, लिस्टिंग के बाद की क्या स्थिति रही है, वो आंकड़े जो है शौर्य लेकर के आए हुए हैं। वहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है। शेयर बाज़ार में काफ़ी वोलेटाइल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सबसे अच्छे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आईपीओ, सबसे खराब वाले आईपीओ, बताइए शौर्य। जी चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे बेहतर करने वाले आईपीओस पर। कल हमने आपको कुछ आईपीओ के नाम बताए थे जिनकी प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी 100% से ज़्यादा। अब देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक अगर आज का करंट मार्केट प्राइस देखें उसके हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस है, तो हम देख रहे हैं कि जो लगभग सारे शेयर्स हैं उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न आते हुए मिल रहे हैं। जितनी भी कंपनियां आप देखिए, सन गार्डनर एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न लिस्टिंग के मुकाबले कम हुआ है। हमने जो बेस प्राइस रखा है वो रखा है इश्यू प्राइस, और उस इश्यू प्राइस से पहले हमने कंपेयर करा था लिस्टिंग का प्राइस और अब क्या करंट मार्केट प्राइस। तो यानी सन गार्डनर अगर हटा दें तो सारी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, यानी एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है जिसने और ज़्यादा तेजी दी है इन सारी कंपनियों को। और सारी कंपनी ध्यान दीजिए एसएमई कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें एक भी मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं है, और इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होगा तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब ये लगे कि ये शेयर तो मेरे पास है नहीं। हाँ जी, आगे कंटिन्यू। जी अब उसके बाद हमने एक और सेगमेंट बनाया था जिसमें अगस्त से चेक करा था वो कंपनियां जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसमें लेकिन 2-3 मेन बोर्ड के नाम नजर आए थे। लेकिन अब आप इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखिए, कुछ कंपनी ऐसी थी कि लिस्टिंग नेगेटिव हुई है, लेकिन अब जो है थोड़ा मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। अब यात्रा को देखिए 10% नेगेटिव पे लिस्टिंग हुई थी, लेकिन अब अगर इश्यू प्राइस से देखें तो 7% ज्यादा की तेजी आ चुकी है। कुंदन एडिफिस में गिरावट कम हुई है, सरोजा फार्मा में भरी है, शेल्टर फार्मा नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी, फ्लैट हो चुका है। अपडेटर सर्विसेज 5% नेगेटिव के साथ लिस्ट हुआ था, थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो समय प्राइस डिस्कवरी प्राइस था उससे अभी भी नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर देखिए तो पूरे ओवरऑल मार्केट का माहौल नेगेटिव है, अंतरराष्ट्रीय स्तर है, लेकिन देखिए ये सारी कंपनियां वो हैं जो लग रहे नए जो शेयर आए हैं वो थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जो अच्छी लिस्टिंग हुई थी उनमें और अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, जो खराब हुए थे उनमें थोड़ी बहुत रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक, हालांकि इसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं इसमें बहुत लोग जो दर्शक होंगे वो ये शिकायत करेंगे बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आपने मेन बोर्ड आईपीओ की कोई अलग लिस्ट क्यों नहीं बनाई, वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें वहाँ पर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। तो वो उन आंकड़ों पर भी हम आगे चल करके बातचीत कर लेंगे। इसमें ज़्यादातर जो है हम देख रहे हैं कि एसएमई क्षेत्र के जो है आईपीओ ज़्यादा हैं, और ज़रा पहले उनका आंकड़ों को ले आइए जरा, जो जहाँ पर काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिला है। तो उनमें सर एक एक करके दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले इसमें देखिए सर कि इनमें से कोई एसएमई क्षेत्र की कंपनी है जिसमें आपको लगता है कि सेकेंडरी मार्केट में एंट्री ली जा सकती है, और ये तमाम परफॉर्मेंस जो है वो इशू प्राइस के साथ कंपैरिजन हो रहा है।
गोयल सॉल्ट में अभी भी जो है अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बेसिक फ्लाई स्टूडियो है और ओरियाना पावर है, CPS शेपर्स है, श्रीवरी स्पाइसेस जो है, इन सब में कोई आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पे अभी भी एंट्री की जा सकती है? और दूसरा, किसी के पास अगर पड़े हों अभी तो कहाँ पे आपको लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जी, सबसे पहले जो मैं बात बोलना चाहूंगा, इन सभी कंपनियों ने मार्च के नतीजे के ऊपर अपनी आईपीओ लॉन्च की है। जी। इनको सितंबर के नंबर देने दीजिए। आपको वो 6 महीने का प्रदर्शन ये दिखाएगा कि ट्रेंड रिजल्ट का क्या है। कई बार ये देखा जाता है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, बट कई बार ये देखा जाता है कि जो रिजल्ट कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए देती है, उसके बाद जब अगले नतीजे आते हैं तो उसमें काफी बड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर एंड या नवंबर के मिडिल तक इनको रिजल्ट देना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि इनका प्रदर्शन क्या है। जैसे ये अगर आप लिस्ट देखें तो करीब 200% एक एवरेज रिटर्न है कंपनी में, तो 3 गुना भाव हो चुका है। जो भी वैल्यूएशन पे कंपनी आई थी, मान लीजिए 15 से 20 के पी पे, अब वो पी मल्टीपल 50 के ऊपर हो गया है। तो सस्ता तो नहीं है शेयर। नतीजे में अगर अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है तब इसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक, अब जरा सर जो नेगेटिव रिटर्न देने वाले हैं उन पर भी एक नज़र डाल लीजिए। खासतौर से 2-3 IPOs पे आप किराया जानना चाहेंगे। एक तो जियो फाइनेंशियल पे आपने हम लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज की थी और आप भी उस कवरेज के दौरान लगातार इस पे हमारे साथ बने हुए थे। अभी जियो फाइनेंशियल में क्या करना चाहिए? अभी तक अगर हम देखें तो अगर इशू प्राइस से देखें तो करीब नेगेटिव रिटर्न ही वहाँ पर देखने को मिल रहा है। 15 जो उन्होंने बेस प्राइस तय किया था वहाँ पर। यात्रा ऑनलाइन में काफ़ी बुरी तरह पिटा IPO, लेकिन अगर हम इशू प्राइस से देखें तो जिन लोगों ने होल्ड कर लिया उनको अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपडेटर सर्विस में भी हमने देखा कि लिस्टिंग काफ़ी ख़राब हुई थी, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। आप इनमें से किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे? सर वही बात, रिजल्ट आने दीजिए। खास करके मैं जियो फाइनेंशियल की बात करूंगा क्योंकि बड़ी कंपनी है, इसके शेयर धारक बहुत ज्यादा हैं संख्या में। और जैसे कहते हैं कि जिस हिसाब से सवाल आए थे आपके शो पर, ये लगा कि काफी लोगों को जियो में दिलचस्पी है। इतनी बड़ी कंपनी जब तक ये कुछ नतीजे नहीं देती, रणनीति नहीं बताती कि इसे ये बिजनेस कैसे जुटाएगी, कंपनी की आय कहां से आएगी, इस पे ये तय करना कि इसमें निवेश करना चाहिए, ये भाव में ये भाव वाजिब है या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे निवेश करना चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा। रिजल्ट और उसके रिजल्ट के बाद की जो कंपनी की कमेंट्री होती है वो बहुत महत्व रखेगी। ठीक, चलिए तो शौर्य जो है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या IPO है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या IPO है।